Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that we had started the lecture series which are related to gender studies. So yeah, आपको पता है कि ये कौन सा सेगमेंट है? ये थर्ड सेगमेंट है। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड जो सेक्शन कहें आप, सेक्शन जो है जेंडर स्टडीज का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो थर्ड आप सेक्शन कहें, उसमें हमने क्या पढ़ा कि एक होती है हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, दूसरी होती है आइडियोलॉजिकल। हमने पहले वेव्स पढ़े, हिस्ट्री में क्या हुआ, फर्स्ट वेव पढ़ा, सेकंड वेव पढ़ा, थर्ड वेव पढ़ा, फोर्थ भी पढ़ा। अब हम आ जाते हैं ब्रांचेस पे। ओके, आइडियोलॉजीज कौन कौन सी थी? अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इन थ्योरीज का मतलब क्या है। आइडियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव जिसको हम बोल रहे हैं, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव तो हमने पढ़ा, पर अब हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव। तो उसमें बेसिकली कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है, और हमें जो है कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो देखें, ये होती हैं ब्रांचेस, या आप करें कहें थ्योरीज, या कहें आप आइडियोलॉजीज। अब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई, या कुछ चीजें जो है वो हिस्ट्री में हुई हैं। ठीक है, फिर क्या होता है उनके होने से कि देखें, मैंने आपको आइडियोलॉजी का पहले भी एग्जांपल्स दिया है कि ग्रुप ऑफ पीपल एक डिसीजन लेते हैं, फिर मेजॉरिटी अगर उस डिसीजन पे एग्री करती है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये आइडियोलॉजी जो है वो बन गई है, या ये आइडियोलॉजी इस चीज पे जो है वो मबनी है, या हम ये कहते हैं कि ये जो है वो डिसीजन लिया गया। अब थ्योरीज भी वैसी होती हैं। एक वर्ड होता है इंग्लिश का, विकेरियस लर्निंग। ठीक है, विकेरियस लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप लर्न कर रहे हो किसी और के एक्सपीरियंस से। ओके, अब इसमें ये है कि लिबरल फेमिनिज्म हो गया, रेडिकल हो गया, या दूसरे जितने भी फेमिनिज्म्स हैं वो हो गए, वो क्यों किए गए? ताकि अपना आइडिया या अपने प्रॉब्लम्स या अपने स्ट्रगल्स, या औरतों से रिलेटेड, इस पे बेसिकली स्ट्रगल्स भी किसके होंगे? विमेन के रिलेटेड होंगे, जेंडर से रिलेटेड होंगे। ओके, सो उसके बारे में है ये। तो लिबरल फेमिनिज्म जो है, ये भी एक ब्रांच है जो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, एक तो होना। दूसरा ये कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इस पे सपोज करें ना भी आए, सपोज करें कोई और क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको रिलेट करके लिखें भी जरूर। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है ना, वो जरूर दिया करें अपने उसमें क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए। ऐसे बच्चों की तरह एक एक लाइन में अभी आपको नहीं पढ़ के बता रही, पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन जरूर करूंगी। ओके, अब मैं बता रही हूँ कि लिबरल फेमिनिज्म फेमिनिज्म जो है ऑल्सो नोन एज, ओके, वन सेकेंड, liberal feminism also known as the libertarian feminism. ओके, लाइबर्टेरियन का मतलब क्या होता है? आजाद रूह। लाइबर्टेरियन मींस आजाद रूह। ये लिबरल फेमिनिज्म को लाइबर्टेरियन फेमिनिज्म भी कहा जाता है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ब्रांचेस। राइट, अब ब्रांचेस आ जाए या आ जाए कि आप थ्योरीज बता दें, तो आप इन वर्ड्स में ना कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म थॉट, it emerged during the Enlightenment period of 18th and 19th centuries, and was strongly influenced by the liberal values of the freedom, okay, equality, individual rights, justice, and rationality. Liberal feminists argue that the women are rational. Okay, women क्या है? Rational हैं, rational human beings हैं, also deserve the same legal, political, educational, and the economic rights. Okay, as men. And they believe that women's subordinate position in society is not the result of biological inferiority. Right, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको कि इसका मतलब क्या है। ये जो विमेन सबऑर्डिनेट पोजीशन पे है, वो
ये इस चीज के लिए की वजह से नहीं है, बिकॉज ऑफ उसकी बायोलॉजी या सेक्सुअल मेकअप या जो बाय बर्थ आपकी जेनेटिलिया है उसकी वजह से नहीं है, बट रादर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनइक्वल लॉस, डिस्क्रिमिनेशन, discriminatory institutions, and restricted opportunities. ओके, आगे देख लेते हैं इसमें कि unlike the radical feminist, liberal feminists do not seek to overthrow the existing social or the political order. रेडिकल फेमिनिस्ट की तरह ये थ्योरी ये नहीं कहती कि इन पूरे जो है वो लिबरल फेमिनिस्ट डू नॉट सीक ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को नहीं ये जो है वो ओवरथ्रो करना चाह रहे, बट इंस्टेड ये क्या चाह रहे हैं कि सीक करें रिफॉर्म सोसाइटी, ओके, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, वो भी हम पढ़ेंगे कि वो फेमिनिस्ट से कैसे रिलेटेड है। लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए औरत को, ओके, जेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, दोनों के लिए इक्वली होनी चाहिए, एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज टू इंटीग्रेट women into existing structures of the society and ensure that women enjoy the same rights and privileges as men. ओके, सेम राइट्स की बात होती है इधर इस लिबरल फेमिनिज्म में। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो इसमें बेसिकली मसला ये था कि लिबरल फेमिनिस्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो अर्लीस्ट पहले पहले पहली पहली मेजर अप्रोचेस जो थी ना फेमिनिस्ट की, उससे ये उसमें सबसे ये पहली अप्रोच थी लिबरल। ओके, इसका बेसिक आइडिया अगर हम कहें तो ये है कि विमेन जो है ना ह्यूमन बींग्स हैं, सेम कैपेसिटी है उनकी, रीजनिंग की कहें कि वो रीजन भी कर सकती हैं, इंटेलेक्चुअली कैपेबल हैं वो, ओके, और उनको क्या सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जैसे मेन को मिल रही हैं। ओके, ये जो टर्म है लिबरल, वो बेसिकली लिबरलिज्म से आया है, जो एम्फसाइज करता है किस चीज को, इंडिविजुअल फ्रीडम को। ये मैंने लिखा है इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स, ओके, इंडिविजुअल फ्रीडम को ये पे एम्फसाइज कर रहा होता है, ओके। और इक्वालिटी चाहिए औरतों को, मर्दों के बराबरी चाहिए, राइट्स चाहिए, पर्सनल चॉइसेस में उनको क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। मैं अगर आपको एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं ना, अगर यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है मैन को कि वो लॉ को स्टडी करे, तो वुमेन जो है वो क्यों अनसुटेबल होती है, उसको भी तो, वो भी तो आज़ाद होनी चाहिए ना कि वो भी पढ़े, ओके। तो जो है वुमेन एग्जैक्टली, वुमेन को जो है वो सेम अपॉर्चुनिटीज अगर आप देंगे पढ़ने की लॉ, तो उसमें जो है अगर आप उसके सेक्स की बेसिस पे उसको डिटरमिन करेंगे या उसको इंफीरियर समझेंगे, तो वो आपके सोसाइटी का प्रॉब्लम है, आपके लॉज का मसला है, वो नेचर बाय नेचर नहीं है। जैसे मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट थी ना, एक थिंकर है, वो इंटरनेशनल थिंकर, ओके, वो ये बिल्कुल इसी चीज पे ही उन्होंने बात की थी, ओके। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि ये इमर्ज हुई थी, कब ये इमर्ज हुई थी, इनलाइटनमेंट का पीरियड था, रिनाइसेंस का जब पीरियड था ना, तब ये इमर्ज हुई थी, ओके। तब ह्यूमन बीइंग क्या करते थे, उस टाइम उन्होंने रीजनिंग पे बात करना शुरू की, सोचना शुरू किया। ट्रेडिशनल अथॉरिटी को उन्होंने उस टाइम क्या किया था, 18th एंड 19th सेंचुरी में उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया था, ओके। उन्होंने यूनिवर्सल फ्रीडम एंड इक्वालिटी पे बात की, और वुमेन को वुमेन ने ये सवाल किया कि उनको एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है, उनके राइट्स उनको क्यों नहीं दिए जा रहे, ओके। लिबरल फेमिनिस्ट जो थे ना बेसिकली ये आज करते थे कि इफ ह्यूमन बीइंग्स have rights, why shouldn't women have those same rights? Okay, अगर इंसानों के पास राइट्स हैं, ह्यूमन बींग्स के पास राइट्स हैं, तो वुमेन के पास वो सेम राइट्स क्यों नहीं हैं, ओके। तो एवरी सिटीजन हैज राइट टू एजुकेशन, ओके। तो इन्होंने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे बात की, ओके, और उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन पे बात की थी। जैसे जॉन लॉक भी थे या जॉन मिल भी थे, उन्होंने भी जो है ना इन चीज़ों पे बात की थी। जो थिंकर्स थे
वो उन्होंने इस लिबरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था। ओके, उन्होंने अपनी थ्योरीज में, अपनी बात में रखा था इस चीज को कि हाँ, लिबरल फेमिनिस्ट जो है ना, उनकी बात में दम है। अगर हम लोग ये कहें कि वो वुमेन जो है बेसिकली, जैसे लिबरल फेमिनिस्ट जो थे ना, वो रिजेक्ट करते हैं ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि वुमेन जो है वो नेचुरली लेस है इंटेलेक्चुअली। ये देखे ना, देखे इसमें लिखा है आर्ग्यू वुमेन दैट रेशनल ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, वुमेन जो है लॉजिकल है, रेशनल है, इंटेलेक्चुअल है, फिर उनको क्यों जो है आप कहते हैं कि वो नेचुरली लेस है, लेस इंटेलिजेंट है, लेस केपेबल है मेन से। ओके, इसी वजह से उन्होंने डिमांड की, इक्वालिटी की, फोर मेजर एरियाज में। कौन से एरियाज हैं फोर मेजर एरियाज, बताएं? लीगल, ये मैंने हाईलाइट किए, एक लीगल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा तीसरा एजुकेशनल, और चौथा कौन सा, इकोनॉमिक। तो ये आप जरूर लिखिएगा, ये जो चार इन्होंने डिमांड किए थे, इक्वल राइट्स मेजर जो इन्होंने मांगे थे, तो वो लीगल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मांगी थी उन्होंने। ओके, तो वुमेन के पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो जज बन सके, और उसके अगेंस्ट में जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उस पे वो क्या कर सके, उनको रिजेक्ट कर सके, उन पे आवाज उठा सके। ओके, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे ना, उन्होंने अपने बुक में ये लिखा था द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में 1869 में, उन्होंने क्रिटिसाइज ये कर बोल के किया था कि लीगल एंड सोशल सबॉर्डिनेशन ऑफ द वुमेन वो है, क्या है, स्ट्रांगली उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। ओके, और आगे आप ये देखें ना, इन्होंने लिखा है कि जो लिबरल फेमिनिस्ट है ना, वो डू नॉट से दैट women आर नेचुरली इंफीरियर। आप ये नहीं कह सकते कि women जो है वो नेचुरली सबॉर्डिनेट है, इंफीरियर है। ओके, बायोलॉजिकल उसके ऑर्गन्स की बेसिस पे, ओके, इन चीजों की वजह से आप उसको जो है वो इंफीरियर ना माने, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज ना दें उनको। उनको ये एडवांटेज मिलना चाहिए कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मेन एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट ट्रीट किया जाए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी ना अपॉर्चुन अपॉर्चुनिटीज को। अगर अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, अनइक्वल आउटकम्स देंगी ऑब्वियसली। ये लिखे ना, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई अनइक्वल लॉज अगर आप देंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे इंस्टीट्यूशंस में, तो वही होगा ना, क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, अनइक्वल आउटकम्स होंगे ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने कही थी। ओके, अगर एक स्टूडेंट है वो डॉक्टर बन सकती है वुमेन, अगर मेन डॉक्टर है तो वो भी है, सही है। दोनों को ही आप क्या दें, इक्वल राइट्स दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। जैसे मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट ने भी जो है वो सिमिलर आर्ग्यूमेंट दिया था ना, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में, जो उन्होंने बुक लिखी थी 1792 में। ओके, उन्होंने ये कहा था कि women appeared less capable partly because they were denied proper education। ओके, आप उनको पहले अपॉर्चुनिटीज दें तो सही, आप उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देते प्रॉपर, फिर आप कहते हैं कि women जो है वो लेस कैपेबल है। ओके, तो ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की थी, राइट। अगर आप ये देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आ जाते हैं हम लोग, ये बेसिकली वही सारा कुछ उन्होंने, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको सही किया जाए, और ये रिफॉर्म्स लिए जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में लीगल रिफॉर्म्स लाए जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। तो ऑब्जेक्टिव आप ये जरूर लिखिएगा कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इज टू इंटीग्रेट वुमेन। ओके, वुमेन को इंटीग्रेट किया जाए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी में, फिर वो लीगल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, राइट, जो हमने चार सेगमेंट्स पढ़े ऊपर, लीगल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक। ओके, तो उनमें उसको इंटीग्रेट किया जाए। अगर लॉज भी मेन बनाएंगे फिर जो है वो उनको ही आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे औरतों पे, तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी ना। आप औरतों को जो है वो राइट्स तो दें,
ताकि उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले, उनको राइट तो दें ताकि वो अपने लॉज बना सकें, उनको राइट तो दें कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें, उनको राइट तो दें तो वो इकोनॉमी में सर्व कर सकें, अपना हिस्सा डाल सकें। पर अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देंगे, आप कहेंगे कि क्योंकि ये वुमेन है तो ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये वुमेन है तो वो सबॉर्डिनेट है, क्योंकि ये वुमेन है तो उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, वो इंफीरियर है, वो लेस है, वो जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आए तो लिबरल फेमिनिज्म डेवलप होती है फ्रॉम द आइडियाज ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म विच एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल लिबर्टी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, लिबरल फेमिनिस्ट जो थे, फेमिनिज्म जो है वो डेवलप होता है, ये जो आइडिया होता है ना क्लासिकल लिबरलिज्म का, उससे विच एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। एनलाइटनमेंट थिंकर जो थे उन्होंने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल हायरार्कीज को, और उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ह्यूमन बींग्स जो है ना वो पजेस करते हैं कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग, वही सेम बात, वो इंटेलेक्चुअल हैं, ह्यूमन को अपॉर्चुनिटीज दी जाए। ह्यूमन ने जो है वो ट्रेडिशनल एक जो है स्टीरियोटाइप किस्म की सोच थी उसको चैलेंज किया था। However, despite the emphasis on the universal rights, women were largely excluded from the political participation. Okay, ये यूनिवर्सल राइट्स की तो आप बात करते हैं, पर क्यों फिर भी women क्यों लार्जली एक्सक्लूडेड है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, एजुकेशन से, पब्लिक लाइफ से? सो अर्ली फेमिनिस्ट थिंकर जो थे ना वो चैलेंज करते हैं दिस कंट्राडिक्शन को, एंड आर्ग्यू ये करते हैं कि जो प्रिंसिपल्स है ना लिबर्टी के एंड इक्वालिटी के शुड अप्लाई इक्वली टू वुमेन। ओके, आप ये आज़ादी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो आप इक्वालिटी कायम करें पहले इनमें, फिर उनको अप्लाई करें आप इक्वली, वुमेन पे भी मैन पे भी। ये जो मूवमेंट थी जिन्होंने जिसने गेन किया था मोमेंटम ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ये जो लिबरल मूवमेंट थी ना 19th सेंचुरी में, इसको बड़ा जो है वो आ, आप कहें कि मोमेंटम लाया, बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट मिली। ओके, प्लेड क्रूशियल रोल, और इसका रोल भी बहुत क्रूशियल है, अहम है इन कैंपेन्स फॉर द वुमेन्स एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, employment opportunities and political participation. One of its most significant achievements was women's suffrage, वो जो right to vote का वो जो था ना, वो उन्होंने अचीव किया था वुमेन ने, which sought the right of the women to vote and participate in democratic governance. ओके, तो ये सारी चीजें तो उसकी वजह से वुमेन ने सीख किया राइट टू वोट। ओके, वुमेन ने वोट, वुमेन को अलाउ किया गया कि वो वोट दे सकती है। ओके, और दूसरा क्या था कि पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी उसको दी गई कि वो पॉलिटिक्स में आए। ओके, और अपना काम सर अंजाम दे। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं ना कि ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना वो एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल पे। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट राइट्स डज एवरी इंडिविजुअल पजेस। ओके, इसका मेन जो, अगर आप किसी मेन क्वेश्चन अगर हम बताएं तो इसका मेन क्वेश्चन ये कि कौन से राइट्स हैं जो एक इंडिविजुअल पजेस करता है। तो ये जो लिबरल फेमिनिस्ट है ना उन्होंने अप्लाई किया था इस क्वेश्चन को विमेन पे, और हर इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। Why should women have fewer political or educational rights? Simply because they are women. ओके, तो क्योंकि वो वुमेन है उसको इसलिए आप कम पॉलिटिकल और एजुकेशनल राइट्स देंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो, जैसे इंटरनेशनल थिंकर जो है जॉन लॉक, इम्पोर्टेंट वो क्लासिकल लिबरल थिंकर हैं जो एसोसिएटेड हैं विद नेचुरल राइट्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ। इनलाइटनमेंट की बात करें ना तो जैसे मैंने आपको बताया
कि जैसे हम मैंने आपको बताया ना कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज जो थी ना वो जस्टिफाई करती हैं हायरार्की को। ओके। वो क्या कहती हैं कि कुछ लोग जो है ना वो नेचुरली सुपीरियर होते हैं दूसरों से। तो वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ऐसा होता था कि ये कहा जाता था और इस चीज को जस्टिफाई भी किया जाता था कि पीपल आर नेचुरली सुपीरियर टू अदर्स। ओके, कुछ लोग जो हैं वो नेचुरली सुपीरियर हैं दूसरों से। क्यों? इनलाइटनमेंट जब आई, लोगों ने सोचना शुरू किया। आपने ये जो जॉन लॉकी और मैकियावेली और इनकी थ्योरीज तो आपने पढ़ी होंगी ना पॉलिटिकल साइंस में। तो आपको पता है कि वो जो पोप का कॉन्सेप्ट था या ये जो सारी चीजें थी इस थ्योरी में, तो वो आपको याद होंगी। तो उसी जो है वो इनलाइटनमेंट के दौर की बात हो रही है कि थिंकर्स जब एम्फोसाइज करने लगे ना रीजन पे, तब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया। और लिबरल लिबरल फेमिनिस्ट जो थी ना उन्होंने यूज किया अपने प्रिंसिपल को, अपने उसूलों पे वो खड़ी हुई और उन्होंने चैलेंज किया ये जो अजम्पशंस थी ना कि मेन वर नेचुरली मोर रेशनल देन वुमेन, उन पे उन्होंने बात की। ओके, बीइंग born into a particular sex should not automatically determine whether someone is कंसीडर्ड इंटेलेक्चुअली कैपेबल। समझ रहे हैं? अगर कोई इंसान जो है उसको एक पार्टिकुलर सेक्स ऑर्गन है, उसकी बेसिस पे क्या पार्टिकुलरली या ऑटोमेटिकली या जो है वो खुद से ही साइमल्टेनियसली जो है वो क्या आप बोलेंगे कि आप ये डिटरमिन कर देंगे कि वो जो है वो इंटेलेक्चुअली कैपेबल होगा, और अगर फीमेल है तो वो इंटेलेक्चुअली जो है वो क्या होगी, इनकेपेबल होगी? नो। ये सारी चीजें हमारी जो है हमारी सोसाइटी में वो कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं। मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट भी जो है वो ये जो इनलाइटनमेंट का प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करती है वुमेन्स एजुकेशन एंड रेशनैलिटी पे। ओके। अगर हम लोग देखें कि सोसाइटी जब बोलती है ना यूनिवर्सल राइट्स पे तो वो बोलती है, पर ये जो प्रैक्टिस होती है ना राइट्स की, वो यूनिवर्सल क्यों नहीं है? बेसिकली उस पे इन्होंने क्वेश्चन किया। ये इसी चीज पे जो है वो बात करते हैं। तो सारे सिटीजन्स जो है ना उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए इक्वली। ओके। वो बेसिकली इन्होंने बात की थी। बट विमेन जो है उनको अगर राइट टू वोट नहीं है, ओके, तो वो कैसे आप कहेंगे तो कि ये जो प्रिंसिपल है वो ट्रूली यूनिवर्सल है? वो नहीं होगा ना। तो आपको यूनिवर्सलिटी जो है वो कायम करनी चाहिए। और अगर हम कहेंगे इक्वालिटी जो है वो ट्रूली यूनिवर्सल है, तो विमेन मस्ट बी इंक्लूडेड, राइट? तो बेसिकली लिबरल फेमिनिस्ट जो थी वो इन चीजों पे बात करती थी। ओके। आई थिंक आपको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है या हिस्टोरिकल ये जो आई मीन प्रोस्पेक्टिव है ये आपको समझ आ गया होगा कि जैसे सफराज मूवमेंट थी, इनलाइटनमेंट का पीरियड था, 19th सेंचुरी थी। अब किसी ने ये कहा, मेरी वॉलस्टोन ने, ये जो क्लासिकल एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो वो आर्ग्यूमेंट वाज एसेंशियली क्या है कि डोंट टेल women they are inferior when you have denied them to the same education and opportunities। आप ये नहीं बताया औरत को कि वो inferior है जब आपने उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी नहीं है। तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इनकेपेबल है जब आप उसके एजुकेशन के राइट्स अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहे हो उनको? तो आप कैसे कह सकते हैं कि वुमेन जो है वो इंफीरियर है? लिबरल फेमिनिस्ट एक्टिविज्म बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड हुआ, एजुकेशन से बढ़कर वो जो है वो एक्सपेंड हुआ। उन्होंने उनकी डिमांड जो है वो और ज्यादा बड़ी, डे टू डे उन्होंने अफेक्ट किया हर एवरीडे लाइफ्स को। जैसे एजुकेशन पे उन्होंने बात की, प्रॉपर्टी ओनरशिप पे बात की, बाद में एम्प्लॉयमेंट पे बात की, सफराज मूवमेंट में उन्होंने वोटिंग पे बात की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे उन्होंने बात की। ओके। जैसे एक मैरिड वुमेन है ना, वो उसको क्यों आप जो है नहीं देते इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी राइट्स, क्यों नहीं देते? ओके, उनको आप लीगल राइट्स क्यों नहीं देते? उनको आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्यों नहीं देते?
ओके, तो ये जो ब्रिटिश में एक लॉ पास हुआ था ना, कि मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, ये एक पास हुआ था। वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लीगल रिफॉर्म का, जो अफेक्ट करता है किस चीज को, मैरिड वुमेन्स की प्रॉपर्टी राइट को। ओके, प्रॉपर्टी राइट जो है ना मैरिड वुमेन की, उसको जो उस पे ये बात करता है। ओके, जैसे मैंने आपको कहा सफराज मूवमेंट मींस राइट टू वोट पे बात की थी उन्होंने। इफ गवर्नमेंट मेक्स द लॉस जो अफेक्ट करते हैं वुमेन को, तो वुमेन मस्ट हैव अ वॉइस इन चूजिंग द गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसे लॉज बनाए गए हैं या ऐसी चीजें आपने जो है वो लॉ में इंक्लूड की हैं जो इम्पेक्ट कर रही हैं वुमेन को, अफेक्ट कर रही हैं वुमेन को, तो वुमेन को राइट है कि वो अपना आवाज जो है वो उठाए और वो उस पे बात करे। अब जो है वो बेसिकली ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आ जाते हैं हम लोग मेन आर्गुमेंट ऑफ लिबरल फेमिनिज्म क्या है, तो उस पे बात कर लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ लिबरल फेमिनिज्म इज दैट विमेन एंड मेन जो है फंडामेंटली इक्वल हैं। ओके, दोनों इक्वल हैं फंडामेंटली, बेसिकली, प्रिंसिपली। ओके, ये जो उसूल है ना कि भाई विमेन और मेन इक्वल नहीं है, तो वो फंडामेंटली इक्वल हैं इन देयर कैपेसिटी फॉर रीजन। वो रीजन कर सकते हैं, उनके पास सोचने की ताकत है, बोलने की पावर है। देयर फोर डिजर्व करते हैं इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को। राइट, लिबरल फेमिनिस्ट बिलीव ये करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कैन बी एलिमिनेटेड। तो अब इसको डिस्क्रिमिनेशन को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, बताएं। जैसे आप इनको एलिमिनेट करेंगे तो इक्वल एक्सेस दी जाए एजुकेशन की, मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट दिए जाएं। लीगल राइट्स पे बात हो रही है, इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दी जाए, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, रिफॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो है या इंस्टीट्यूशंस जो उनको खत्म किया जाए, उसमें रिफॉर्म लाए जाए। ओके, उन पे लॉज बनाए जाए। और ये आगे बोलते हैं कि यार दे आर्ग्यू दैट द डेमोक्रेसी इटसेल्फ प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म्स व्हिच women कैन improve their social position. Therefore, rather than advocating revolution, liberal feminists seek gradual reform through legislation, policy changes, and democratic principle participation. Okay. Therefore, rather than educating revolution, liberal feminists seek क्या करते हैं, gradual reforms। आहिस्ता आहिस्ता आप रिफॉर्म्स लाएं, लेजिस्लेशन करें, लॉ मेकिंग। लॉ लेजिस्लेशन का मतलब होता है मेकिंग अ लॉ। पॉलिसी चेंजेस लाएं, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लाए, वुमेन को भी पार्टिसिपेट किया, वुमेन की पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिक्स में। ओके, a key belief of liberal feminists is the education is the foundation of equality. They argue that if women are provided with the same educational opportunities as men, they will be able to compete equally in social, economic, and political life. Okay, they will be able to compete equally in social, economic, and political rights अगर उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएं जैसे कि मेन को दी जाती हैं। सिंपल वर्डिंग, सिंपल चीज बिल्कुल। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको इसको बताना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो लिबरल फेमिनिस्ट ये कहती हैं कि इक्वल रेशनल कैपेसिटी होती है, इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, इक्वल राइट्स दिए जाएं, इक्वली उनको ट्रीट किया जाए वुमेन को और मेन को। जैसे वुमेन जो है, वुमेन ऑब्टेन्स द हाईएस्ट मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि इस साल जो है वो आपने देखा होगा, and she should have the same opportunity for appointment as a man with the same qualification। इस साल आपने सीएसएस में देखा होगा कि ज्यादा जो तादाद थी वो औरतों, विमेन की थी, गर्ल्स की थी। तो ये क्या शो करता है कि वुमेन जो है वो कॉम्पिटिटिव है, इसलिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्होंने जो है वो मेन को पीछे छोड़ा है, वो उनका नंबर ज्यादा है। तो आप उनको पहले अपॉर्चुनिटीज दें तो सही। अगर आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो वो क्या होगा, वो पीछे रह जाएंगी। तो उस पे उन्होंने बात की।
मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट भी इसको स्ट्रांगली चैलेंज करती है असम्पशन को कि विमेन्स इंटेलेक्चुअली इंफीरियर हैं। तो ये आप थिंकर्स की जो कोटेशंस हैं, उनकी सेइंग्स हैं ना, वो जरूर लिखा करें। ओके। अब इक्वल क्या दी जाए, एसेस दी जाए, दोनों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएं एजुकेशन में। जैसे गर्ल्स हैव इक्वल एक्सेस टू मेडिकल एजुकेशन, दे कैन बिकम डॉक्टर जस्ट लाइक मेन। ओके। अब एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है वुमेन्स इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, इक्वल लीगल राइट्स भी दिए जाएं। Law should not give one sex greater rights simply because of gender. अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो ये है कि women should have the legal rights on the property, inter contracts and seek legal remedies independently. ओके, औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, लीगल राइट्स की दिए जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी खरीदे इंटर कॉन्ट्रैक्ट में और सीख करे लीगल रेमेडीज को इंडिपेंडेंटली। ओके। स्ट्रांगली ये क्रिटिसाइज करते हैं लॉज को जो सबऑर्डिनेट करते हैं वुमेन को। इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए वुमेन की भी इलेक्शंस में। मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल है ये। ओके, कि औरत को अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो वो पॉलिटिकल पार्टीज में आए। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं, पार्टिसिपेट करें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शंस में, पार्लियामेंट में, पब्लिक डिसीजन मेकिंग में। वो खुद को आइसोलेटेड एलियनेटेड फील ना करे। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। ओके, क्वालिफाइड वुमेन शुड बी एबल टू बिकम एन इंजीनियर बन सकती है, लॉयर बन सकती है, प्रोफेसर, पायलट या सिविल सर्वेंट्स, वो सब कुछ बन सकती है। अगर आप इस्लाम को बीच में लाएंगे तो इस्लाम ने भी इजाजत दी है कि विमेन जो है अपनी मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करते हुए, हिजाब को मेंटेन करते हुए अपना काम कर सकती है। ओके। तो ये सारी चीजें इस पे बात हो रही थी। रिफॉर्म्स लाने चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो है ना इंस्टीट्यूशंस में, उनके उन उसके लिए तो रूल्स बेसिकली चेंज होने चाहिए। प्रैक्टिसेस जो है वो आपकी, उन पे काम किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन अपोज करें, अगर रिफ्यूज करती है तो वो प्रमोट करेगी, कि वो प्रमोट करेगी क्वालिफाइड वुमेन को बिकम, बिकॉज इट अज्यूम्स मेन मेक बेटर। ओके, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कह के रिफ्यूज करती है कि वो प्रमोट करेगी क्वालिफाइड वुमेन को, बिकॉज इफ इट रिज्यूम्स मेन मेक बेटर लीडर्स, इट्स प्रमोशन सिस्टम शुड बी रिफॉर्म्ड। बेसिकली ये है कि औरत जो है ना, उसको उसकी जेंडर की बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट ना करो। उसको, अगर वो कैपेबल है तो उसको आप प्रमोट करो, अगर वो क्वालिफाइड है तो उसको प्रमोट करो। ये नहीं कि वो मेन है तो वो बेटर लीडर बन सकता है तो आप उसको क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे। ओके, ये सारी चीजें जो हैं वो उस पे बात हो रही है। लिबरल फेमिनिस्ट जो है ना, उनका फेथ जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे, जैसे वोटिंग हो गया, इलेक्शंस हो गए, कोर्ट्स हो गए, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल कैंपेन, सिविल सोसाइटी, ये इम्प्रूव करती हैं पोजीशन को। ओके। तो women vote for representatives who support equal pay legislation. Okay, women vote for representatives who support equal pay legislation. अगर कोई इलेक्टेड बंदा जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है ना औरतों का, वो ये कहता है कि इक्वल पे दी जाए और उस पे कानून साजी की जाए, तो वो उसको सपोर्ट करेंगी। इसलिए क्या है कि ये जो लिबरल फेमिनिज्म है ना, वो जनरली बिलीव करता है चेंज पे, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे बिलीव करता है। ओके। ग्रेजुअली, जैसे हमने कहा ना कि ग्रेजुअली स्लोली आप इस पे काम करो। ओके। अब आ जाते हैं सफराज, विमेन्स सफराज मूवमेंट, पॉलिटिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके। तो बेसिकली विमेन सफराज में मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये राइट टू वोट पे बात हो रही थी विमेन सफराज पे। ओके, 1 सेकेंड,
मैं इसको आपके लिए रीड कर देती हूँ। विमेन सफराज मूवमेंट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लिबरल फेमिनिज्म इन प्रैक्टिस। ओके, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लिबरल फेमिनिस्ट की प्रैक्टिस या उसके स्ट्रगल का। लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट द वोटिंग इज अ fundamental democratic right and what and that women should not be excluded from the political participation simply because of the sex। ओके, उसकी सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेसिस पे आप ये उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, पार्टिसिपेशन करने के लिए। ओके, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेन्स, पेटिशन, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड द लीगल डेमोक्रेसी women ग्रेजुअली सिक्योर करती है वुमेन राइट्स बहुत ज्यादा कंट्रीज में। ओके, ओके, तो बेसिकली ये जो था सफराज मूवमेंट जो थी वो राइट टू वोट पे बात कर रही थी। इट ये एक रियल पॉलिटिकल मूवमेंट थी। ओके, ये स्ट्रगल था औरतों का वोटिंग राइट्स के लिए। राइट, वुमेन ऑर्गेनाइज हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज की कैंपेन, उसमें उन्होंने डिमांड किया राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। राइट, उन्होंने ये डिमांड की कि उनको पार्टिसिपेशन दी जाए इलेक्शंस में। पार्टिसिपेशन के लिए उनको क्या दिया जाए, राइट दिया जाए बेसिकली। ओके, अगर गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है सिटीजन्स को तो women should have a voice in choosing that government, right? So these were the things which were demanded by the women in suffrage movement। ये movement थी जिसने यूज किए थे डिफरेंट पॉलिटिकल मेथड्स ताकि वो डिमांड करे चेंज को। पेटिशंस हो गया, ओके, या पॉलिटिकल कैंपेन्स हो गई, या पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस हो गई, या लीगल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गए। अब ब्रिटिश सफराज जिस जो थे ना वो उन्होंने यूज किया था ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म को ताकि वो प्रेशर कर सकें गवर्नमेंट को ताकि वो वुमेन को राइट टू वोट दें। सिंपली इसमें ये लिखा गया है, इसमें लिबरल फेमिनिज्म में कि लिबरल फेमिनिज्म की सफराज मूवमेंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया या पढ़ के बता रही हूँ या अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो सिंपली इसका मतलब यही है कि वो उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए थी, इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेशन चाहिए थी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, उन्होंने इसलिए ये कैंपेन स्टार्ट की थी। ओके, तो ये था बेसिकली सफराज मूवमेंट पे सेपरेट भी नोट आ जाता है कभी कभार, तो आप उसको जरूर लिखा करें, लिखिएगा और अटेम्प्ट जरूर करिएगा। फॉर द लिबरल फेमिनिज्म feminist, the achievement of women's suffrage demonstrated that the social change can be achieved through democratic institutions rather than revolutionary actions। सिंपल, ये जो लिबरल फेमिनिस्ट ने जो राइट टू वोट अचीव किया था ना अपनी सफराज मूवमेंट में, वो बताता है कि सोशल चेंज जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो ही आपको दे सकते हैं, उसकी वजह से अचीव हो सकता है, ना कि आप रिवोल्यूशनरी कोई एक्शंस ऐसे करें उसकी वजह से। अब मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट 1759 से 1797 तक ये लिखती हैं कि मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इज वाइडली रिगार्डेड एज अ मदर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म को मदर कहा जाता है लिबरल फेमिनिज्म का। हर लैंडमार्क वर्क विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये आता है बुक का नेम पूछा जाता है किसने लिखा है और कौन से ईयर में लिखा है, तो ये आप जरूर याद करें। लेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न फेमिनिज्म। ओके, वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है आगे ये करती हैं कि women appear inferior to the men only because they are denied access to the education and opportunities। She believed that women are rational beings and should receive the same educational opportunities। जैसे इनकी important quotations ये हैं कि I do not wish women to have power over men but over themselves। अब देखें ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं जब औरत बाहर निकलती है ना अपने राइट्स के लिए, तो वो ये समझते हैं कि ये हमें इंफीरियर शो कराना चाह रही है या हम मेन से वो आगे निकलना चाह रही है।
नहीं, वो अपने राइट्स के लिए निकल रही है, वो आप पे वो रूल करना नहीं चाह रही, वो चाह रही है कि उनको अपने तो राइट्स में ना, उनको अपने राइट्स दिए जाएं। तो ये डिवाइन, आगे देखें उन्होंने ये कहा है कि द डिवाइन राइट ऑफ हस्बैंड्स like the divine rights of kings may it is hoped in this enlightened age be contested without danger. Okay, आगे मतलब through this statement she challenged the traditional belief that men जो है वो naturally possess करता है authority over women, जैसे उसको किंग समझा जा रहा है। जस्ट अ मोनार्क जो होता है ना, जो किंग जो होता है, वंस क्लेम्ड द डिवाइन अथॉरिटी, जैसे पहले जो मोनार्क होते थे ना, वो खुद को कहते थे कि हमें खुदा की तरफ से अथॉरिटी मिल गई है कि हम आपको रूल करें सिटीजन्स को, वो ये बोलते थे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज पढ़ी हो तो उसमें आपको ये क्लियरली सारी चीजें पता लग जाएंगी। Wollstonecraft rather argued that if women are trained only to obey the men and remain dependent on them, society will never achieve genuine equality or progress. Okay, ना ही औरत जो है वो इक्वालिटी हासिल कर सकती है, ना ही वो प्रोग्रेस कर सकती है। अगर ये दिमागों में डाला जाए ना, ऐसे ट्रेन किया जाए कि औरत जो है वो मर्द की सिर्फ ओबे करने के लिए पैदा हुई है, वो डिपेंडेंट ही रहेगी मैन के, तो वो नहीं कर सकती, नहीं हो सकता, प्रोग्रेस नहीं आ सकती, इक्वालिटी नहीं आ सकती। तो वोलस्टोन क्राफ्ट ये कंसीडर करती हैं कि जो फाउंडेशनल फेमिनिस्ट थिंकर थी है, वो ये बोल रही हैं कि डायरेक्टली चैलेंज द इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटीज जो इम्पोज की गई है ना वुमेन पे, उन पे उन्होंने बात की थी, स्पेशली अपने बुक में विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में। ओके, तो ये सारी चीजें जो है इसमें सिंपली बताया गया है कि वुमेन आर, ये जो बोलते हैं ना, ये एक आर्ग्यूमेंट है कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, वो एक्सेप्टेड नहीं है, वुमेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और मेरी वॉलस्टोन ने इस पे बात की है, हैव वुमेन एक्चुअली बीन गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर इंटेलिजेंस। ओके, आप पहले उसको अपॉर्चुनिटी दें तो सही, ताकि वो डेवलप कर सके अपनी इंटेलिजेंस को। ओके, सो यू कैन नॉट फेयरली कंपेयर टू स्टूडेंट्स। इसका एग्जाम्पल मैं दे आ रही हूँ आपको, या अगर दो स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप उनको सिंपली कंपेयर नहीं कर सकते। व्हेन वन रिसीव्ड एक्सीलेंट स्कूलिंग, एक जो है वो उसको आप एक्सीलेंट स्कूलिंग दे रहे हो और दूसरे को क्या आप डिनाई कर रहे हो स्कूलिंग से। तो वॉलस्टोन क्राफ्ट भी जो है ना, अब वो वुमेन जो है वो केपेबल थी, उन्होंने कहा कि वुमेन केपेबल है, रीजन भी करेगी वुमेन, वो इतनी केपेबल है कि वो इंटेलेक्चुअली क्वेश्चन करे या अपनी जजमेंट दे या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसकी हो, वो है इतनी केपेबल। बट उसके लिए आप उसको एजुकेशन तो दें, बेसिक राइट तो दें, ना कि उसके सेक्स की बेसिस पे उसको आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो वॉलस्टोन क्राफ्ट की ये जो कोटेशंस भी हैं बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि फेमिनिज्म जो है ना शुड नॉट रिप्लेस मेल डोमिनेंस विद द फीमेल डोमिनेशन। ओके, आप जो है वो फेमिनिज्म को ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते कि मेल जो है वो डोमिनेट रहेगा और फीमेल जो है वो क्या रहेगी, सबऑर्डिनेट रहेगी, और आप फीमेल को डोमिनेट करेंगे। ओके, गोल ये है कि आप जो है वो सेल्फ कंट्रोल, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस इन सेल्फ डिटर्मिनेशन पे आप जो है वो काम करें। वुमेन को ये जो है वो आप ऑटोनॉमी दें, इंडिपेंडेंस दें, उसको इतना राइट दें कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन पे अपने काम करे, सेल्फ कंट्रोल पे काम करे। ओके, अपने डिसीजंस खुद खुद ले। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें ना, तो वुमेन शुड बी एबल टू डिसाइड व्हाट एजुकेशन शी वांट, उसको बनना क्या है, उसके करियर गोल्स क्या हैं, वो क्या चाहती है, किससे वो मेरी शादी करना चाह रही है, या क्या वो चीज, किस चीज में वो पार्टिसिपेट करना चाह रही है सोसाइटी में, विदाउट बीइंग ट्रीटेड एज नेचुरली सबऑर्डिनेट। ओके, वो नेचुरली सबऑर्डिनेट नहीं है, आप वो उनको ये सारे डिसीजंस आप लेने तो देना। तो वॉलस्टोन क्राफ्ट जो है वो कंपेयर करती है बेसिकली अथॉरिटी ऑफ हस्बैंड्स ओवर वाइफ्स
विद द ओल्ड आइडिया जो था ना कि किंग पजेस करता है डिवाइन राइट टू रूल, उसको वो उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया है। अगर हम ये एग्जाम्पल दें कि हस्बैंड शुड नॉट ऑटोमेटिकली हैव अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ सिंपली बिकॉज ही इज अ मेल। ओके, अगर वो मेल है तो उसकी वजह से उसको ये अथॉरिटी नहीं मिल जाती कि वो डोमिनेट करेगा वुमेन पे, नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, उस पे इन्होंने बात की है। अब आ जाते हैं दूसरे जो राइटर हैं ना, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने भी, एन हैरेट टेलर मिल जो है, उन्होंने भी इस पे बात की है। तो आ जाते हैं, अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन टू द लिबरल फेमिनिज्म केम फ्रॉम द जॉन स्टुअर्ट मिल एंड हैरेट टेलर मिल थ्रू देयर इन्फ्लुएंशियल वर्क द सब्जेक्शन ऑफ द women। ओके, ये आर्ग्यू ये करते हैं कि लीगल पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन of the women was unjust and harmful to society. According to the Mill, society loses the valuable talent and potential when women are excluded from the public life. ओके, मिल के अकॉर्डिंग क्या है कि सोसाइटी तब वैल्यूएबल टैलेंट को लूज कर देती है, ये- या पोटेंशियल को लूज कर देती है जब वुमेन को एक्सक्लूड किया जाए पब्लिक लाइफ से। कि ये स्ट्रांगली एडुकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं वुमेन के राइट टू वोट को, वुमेन के राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस को, ओके, लीगल स्टेटस को, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को। और मच ऑफ देयर वर्क फोकस ऑन चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स जो थे ना, उनको उन्होंने चैलेंज किया है, पोर्ट्रे किया है वुमेन को एज ए नेचुरली लेस इंटेलिजेंट। उन चीजों पे उन्होंने ये जो है वो चैलेंज किया है, जो वुमेन को क्या समझते थे, लेस इंटेलिजेंट, लेस रेशनल, लेस कैपेबल समझते थे मेन से। ओके, और उन्होंने आगे लिखा है कि वी हैव had the morality of submission and the morality of chivalry and generosity, and the time has now come from the morality of justice। ओके, अब ये कोटेशन उन्होंने ये इसमें ये एम्फोसाइज किया है कि women जो है ना should not depend on मेन्स काइंडनेस, वो डिपेंडेंट नहीं है, या मेन के प्रोटेक्शन पे वो डिपेंडेंट नहीं है। इंस्टेड दे शुड बी granted equal rights based on principles of justice, right? जिसे मिल फर्दर ये आर्ग्यू ये करते हैं कि हाईएस्ट वर्च्यू जो है ना ह्यूमैनिटी का, वो एबिलिटी होती है कि आप साथ रहें, इक्वल राइट्स आपको मिले, तो लिव टुगेदर एज इक्वल्स। ओके, आप इक्वल हैं तो आपको वैसे ही राइट्स दिए जाएं, आप को जो है वो इक्वल समझा जाए। अब ये जो है वो बहुत ज्यादा रह रहा है, मैं जल्दी से आपको करा देती हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो जॉन स्टुअर्ट या हेयर टेलर थे ना मिल, उन्होंने बेसिकली ये आर्ग्यू किया था कि विमेन को लीगल सोशल सबॉर्डिनेट पोजीशन ना दी जाए, अनजस्ट उसको ट्रीट ना किया जाए, उसको जस्टिस दिया जाए। ओके, उनका वर्क भी यही कनेक्ट करता है कि जो फेमिनिज्म है ना, लिबरल प्रिंसिपल्स हो गए, इंडिविजुअल फ्रीडम और जस्टिस पे बात की गई है लिबरल प्रिंसिपल्स में। तो ये जो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है ना, उन्होंने, उनका एक वर्क है कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो उन्होंने लिखा था 1869 में, उस पे उन्होंने इसी पे बात की है। वो ये बिलीव करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन डिड नॉट ओनली हर्ट वुमेन, इट आल्सो हर्ट सोसाइटी। ओके, ये सोसाइटी को हर्ट करती है बिकॉज सोसाइटी वाज प्रिवेंटिंग हाफ ऑफ द इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम डेवलपिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग फुली। जब आप एक औरत को या एक स्पेसिफिक जेंडर को हर्ट करते हैं ना, तो आप जैसे आधी आबादी वुमेन की है ना, तो आप उसको रोक रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूशन जो होगी उसमें कमी होगी, उसमें जो है वो फुली वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी, सोसाइटी को फायदा नहीं होगा। आप इमेजिन करें, एक कंट्री है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एजुकेटेड वुमेन जो है वो रह रही हैं, बट उनको रिफ्यूज किया जा रहा है, ताकि वो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो वर्क करें। तो किसी भी प्रोफेशन में तो एज अ ग्रेटर एक्सटेंट हम लोग देखें तो किसको नुकसान होगा, हमारी कंट्री को होगा, हमारी पॉपुलेशन को होगा, हमारी सोसाइटी को होगा, हमारी इकोनॉमी का होगा। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, इज नॉट ओनली एन इंडिविजुअल इनजस्टिस, इट इज ऑल्सो एन सोशल लॉस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना बेस्ड ऑन जेंडर, तो ये क्या है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल इनजस्टिस, ये सोशल लॉस है।
तो जॉन मिल जो है ना, उन्होंने भी इसी पे बात की है। वो बिलीव ये करते हैं कि सोसाइटी कैन नॉट नो व्हाट women are capable of if it never gives them the opportunity to demonstrate their abilities. सोसाइटी जो है ये नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकती, ये नहीं बोल सकती कि वुमेन जो है वो इनकेपेबल है, अगर आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे ही नहीं रहे। ओके, सो वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिक्स सोसाइटी। तो वो क्या होगा उससे, अगर औरत को आप एक्सक्लूड करेंगे ना पॉलिटिक्स से, सोसाइटी से, तो सोसाइटी क्या होगी, लूज करेगी पोटेंशियली एक्सेलेंट पॉलिटिकल लीडर्स को। ओके, तो मिल एंड टेलर जो है एडुकेट कर रहे थे बेसिकली कि आप पार्टिसिपेट कराएं वुमेन को, पॉलिटिकल डिसीजन ले। ओके, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दें उनको, पब्लिक ऑफिशियल जो पोजीशन है उनमें उनमें उनको इंक्लूड करें। ओके, उनको लीगली सबॉर्डिनेट ना करें मेन से, उनको लीगल राइट्स दें, और वुमेन भी क्या करे, रिसीव करे सेम इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज को। तो मिल जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं बीइंग ट्रीटेड काइंडली एंड हैविंग इक्वल राइट्स। Women should not have to depend on men's kindness. Okay, she should have right because justice require equality. Right? औरत को जो है वो आप राइट दें, क्योंकि हमारा जो जस्टिस का निजाम है ना, ओके, वो ये चीज इस पे इम्फोसिस डालता है, इक्वालिटी पे। मेजर डिफरेंस देखें ना, तो मेन जो है शुड प्रोटेक्ट वुमेन। ओके, मेन को, औरत को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल लीगल राइट्स, दोनों को इक्वल लीगल राइट्स दिए जाए। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो लिबरल फेमिनिज्म जो है ना, रिप्लेस करते हैं जो डिपेंडेंस है ना मेंस की जेनरोसिटी उस पे, विथ इक्वालिटी बेस्ड ऑन जस्टिस। राइट। अब बेटी फ्राइड मैन का भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि जो बेटी फ्राइड मैन है ना, मेजर 20th century liberal feminism was a Betty Fried Man whose influential book The Feminine Mystique, उसमें ये लिखती हैं 1983 में, ये चैलेंज कर रही हैं जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस इम्पोज की गई थी ना औरत पे, उनको ये चैलेंज करती हैं, और फ्राइड मैन ये क्रिटिसाइज करती हैं ये जो बिलीफ है ना कि women could find fulfillment only through the marriage, motherhood, domestic life। औरत सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं है, या औरत सिर्फ ये जो है वो उनको बहुत ज्यादा एक किस्म की खुशी मिलती है कि सिर्फ वो शादी करें या माँ का रोल संभालें या घर का काम करे। शी आर्ग्यू ये करती हैं कि women, many women felt frustrated because society denied them opportunities for personal and professional development। अगर एक औरत है जो सारा दिन घर में बैठी है, घर का काम कर रही है, घर की नीड्स पे जो है वो काम कर रही है सारा दिन, तो वो उसका दिमाग क्या होगा, मफलूज हो जाएगा, वो पागल होगी। वो एट द एंड ऑफ द डे वो बोलेगी भाई मैं चार दीवारी जो है ना, ये तो जेल है, मैं किसी जेल में फंस गई हूँ और आटे की चक्की दी गई है मुझे जो मैं पीस रही हूँ सारा दिन। तो बेसिकली वो फ्रस्ट्रेट होगी, क्योंकि सोसाइटी उसको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रही ना पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। अगर वो पढ़ी लिखी औरत होगी, वो बाहर जाएगी प्रोफेशनली, अपनी इकोनॉमी पे जो है वो इकोनॉमी के प्रोग्रेस के लिए काम करेगी। ऑफिस में वो इक्वली उसको अगर ट्रीट किया जाए, उसको हेरस ना किया जाए, उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो वो इक्वली दोनों काम कर सकती हैं। ओके, द फेमाइन मिस्टेक जो थी, ये एक बुक लिखा गया था, सक्सीडेड इन बरिंग मिलियंस ऑफ द अमेरिकन वुमेन अलाइव। ओके, अब इस ये इनका बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ना, चलो दिस स्टेटमेंट, फ्राइडन आगे ये करती हैं कि ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं वुमेन को इंडिविजुअली एंड पोटेंशियली। मिलियंस ऑफ वुमेन को आप जो है वो बरी कर रहे हैं, जिंदा दरगोर कर रहे हैं उनको, अगर आप उनको राइट्स नहीं दे रहे। इसका बेसिकली कोटेशन का मतलब ये है, वुमेन को आपने हैंडीकेप कर दिया है बाय देयर सेक्स, हैंडीकेप्ड सोसाइटी। ओके, सेक्स एंड हैंडीकेप्ड सोसाइटी है हमारी, ये एम्फसाइज ये करती है कि डिस्क्रिमिनेशन हार्म करती है वुमेन को।
society को as a whole, and we can no longer ignore the voice within women that says I want more than my husband and my children and my home. ओके, ये कोटेशन ये कैप्चर करती है फ्राइडन्स आर्ग्यूमेंट को कि विमेन को अपॉर्चुनिटीज चाहिए डोमेस्टिक वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा। ओके, और ये आर्ग्यू ये करती हैं कि इंक्रीजिंग जो डिवोर्स रेट इंक्रीज हो रहे हैं ना, वो शुड नॉट बी ब्लेम्ड ऑन फेमिनिज्म बट ऑन आउटडेटेड जेंडर रोल्स जो दिए गए हैं ना औरत को, कि घर संभालो, मदरहुड, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इनकी वजह से ये डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, दैट नो लॉन्गर रिफ्लेक्टेड मॉडर्न सोशल रियलिटीज को ये रिफ्लेक्ट नहीं करते। ओके, तो बेटी जो फ्राइड मैन थी ना, उन्होंने लिखा था, बेसिकली उनका आर्गुमेंट ये था। ओके, ये जो प्रेशर प्लेस किया जाता है ना वुमेन को, और ये बिलीव किया जाता है कि भाई वुमेन जो है वो वाइफ है, मदर रह के बहुत ज्यादा खुश है, तो वो इसलिए जो है वो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती एजुकेशन के लिए, करियर के लिए, क्रिएटिविटी के लिए या पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो वुमेन को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। Women may love her family but still want to become a professor. औरत ऑब्वियसली अपने घर को पसंद करती है, पर फिर भी वो चाहती है कि वो प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, एंटरप्रेन्योर बने, पॉलिटिशियन बने, राइटर बने। तो वो अपने करियर पे, ग्रोथ पे, प्रोफेशनल ग्रोथ पे काम करना चाहती है। डज शी ऑल्सो लव हर फैमिली, पर वो खुद पे भी तो काम करना चाह रही है ना। ओके, अब जैसे अगर हम लोग, मैं आपको बताऊं कि ये जो फ्राइडन ने इस चीज को चैलेंज किया था ना, आइडिया को, उनका था कि गुड वुमेन इज नेसेसरली अ हाउसवाइफ whose entire identity comes from her family। ओके, तो ये जो आइडिया है ना कि वुमेन नेसेसरली एक वाइफ ही, हाउस वाइफ ही है, और ये उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो उसकी फैमिली बनती है, तो ये सारी चीजें उनको उन्होंने चैलेंज किया था। वुमेन चूज खुद करे कि वो मदरहुड को पसंद करती है या वो प्रोफेशनल कैरियर पे जाना चाह रही है, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पे काम करना चाह रही है, तो वो इम्पोर्टेंट चॉइस है उस औरत की। बेटी फ्राइडमैन के ये जो है वो आर्ग्यूमेंट्स थे। ओके, वो बिलीव करती हैं कि वुमेन एक्सपीरियंस करती है डिस्क्रिमिनेशन को क्योंकि सोसाइटी टोल्ड देम दैट पर्सनल एम्बिशंस जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं। अब बेसिकली ये आप इमेजिन करें, एक वुमेन है जो चाहती है कि वो जर्नलिस्ट बने, बट रिपीटेडली क्या उसको बोला जाता है कि व्हाई डू यू नीड अ करियर, योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली द होम। तो इससे आपको जो है ना अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर एक औरत है जो डॉक्टर बनना चाह रही है, इंजीनियर बनना चाहिए चाह रही है, या किसी और प्रोफेशन में जानना चाह रही है, उसको बोला जाए कि आप क्यों अपनी ग्रोथ पे, प्रोफेशनल ग्रोथ पे काम क्यों करना चाह रही हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप घर संभालो। तो ये किस चीज की अक्कासी करता है, ये उस होल्ड माइंडसेट की अक्कासी करता है। आज के दौर में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी ऐसी थिंकिंग है। तो बस हम क्या कहें, अभी मैं थ्योरी पे या ध्यान दूं तो बेहतर है। तो ये समझ जाएं आप, उनकी मेंटेलिटी भी बिल्कुल ऐसी होगी, वो जो पुराने दौर के लोग थे ना उनके जैसी। प्राइडमैन यूज करती है ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, वो बोलती हैं कि शी डज नॉट मीन लिटरल डेथ। ओके, जैसे हमने आपको कहा ना कि औरत को जो है वो आप जिंदा दरगोर कर रहे हो ना, तो लिटरल डेथ का उनका मतलब नहीं है इधर। ओके, उनका मतलब ये है कि ये जो ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस है ना, वो साइकोलॉजिकली सप्रेस कर रही है वुमेन्स की जो इंडिविजुअलिटी है ना या एम्बिशंस है उसको। वुमेन फिजिकली तो लिव कर रही है कंफर्टेबल, बट वो फील करती है, एंड उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि उन वो फील करती है तो कि उनकी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, जैसे इनकी कोटेशंस जो है ना कनेक्ट करती हैं दो प्रॉब्लम्स को, कि एक्सपेक्टेशंस अटैच होती हैं फीमेल की भी। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या करें, रीइंफोर्स करें उन एक्सपेक्टेशंस को, कनेक्ट करें उन चीज़ों को। ओके, अंडरस्टैंड करें वुमेन की नीड्स को।
अब सपोज करें, इफ एम्प्लॉयर अज्यूम्स दैट women आर लेस, अगर वो जो हायर करते हैं ना, जॉब देने वाले लोग जो होते हैं हमारे, वो ये अज्यूम करके बैठ जाएं कि वुमेन लेस है, लेस कमिटेड है अपने करियर के साथ, बिकॉज दे मे बिकम मदर। मोस्टली आपने ये सवाल पूछते हुए देखा होगा, आप कभी इंटरव्यू देने गए हो तो आप मैरिड हो, तो उसका मतलब ये है कि अगर ये औरत मैरिड है ना, तो वो तो इधर काम बिल्कुल नहीं कर सकेगी ना सही से। तो ये देखिए, आज तक ये सवाल पूछे जाते हैं हमारे इंटरव्यूज में, वुमेन कैन फेस डिस्क्रिमिनेशन बिफोर देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इन इवेल्युएटेड। बहुत सारी औरतें देखें जो मैरिड भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, फिर भी वो compete कर रही हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती हैं, और जो है वो स्टीरियोटाइप किस्म की सोच को जन्म देती हैं। तो फ्राइडमैन जो है वो emphasize करती है इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे। ओके, कि women can love her husband and children while also wanting intellectual, professional and creative fulfillment। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए कि मदर साइमल्टेनियसली पेरेंट भी होती है, प्रोफेसर भी है, रिसर्चर भी है, राइटर भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बन सकती है। तो ये सारी चीजें, इन पे बात हो रही है बेसिकली। अब की टेकवेज पे बात करें इसके, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लिबर्टी दें। ओके, औरत को फ्रीडम दें कि वो अपनी चॉइसेस खुद ले। ओके, ऑन करे अपनी जिंदगी को, खुद अपने डिसीजन ले। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उनको क्या दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए औरतों के अगेंस्ट, ताकि अगर ये औरत है तो वो लेस है। ओके, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लिबर्टी। ओके, एजुकेशन में उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाएं ताकि वो स्कूल जाए, यूनिवर्सिटी जाए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले। ओके, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दें, राइट टू वोट दें, वो कॉन्टेस्ट करे इलेक्शंस में, होल्ड करे अपनी ऑफिस को, पार्टिसिपेट करे पब्लिक डिसीजंस में। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ जाती हैं। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाए आप। ओके, तो जो है वो आप कैसे वो चेंज आएगा, अगर आप डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इंस्टीट्यूशन में लीगल चेंज नहीं लाएंगे, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें। ओके, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, तो वो कैसे आएंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज? जब वो विमेन compete कर पाएगी ना, जब उनको जो है वो काबिल बनाया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी ना एम्प्लॉयमेंट की, उनकी क्वालिफिकेशन की बिना पे लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो कारोकारी और ये जो है वो वट्टा सट्टा और ये जो सती और ये सारी चीजें हमारे मुआशरे में है ना, उनको खत्म किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म की जाए, वुमेन को लीगल रेमेडीज जो है वो, वुमेन को बेसिकली जो लीगल चेंज है ना, उसमें उनको, या लीगल सिस्टम में उसको डाला जाए, उसको जो है वो पार्टिसिपेशन, या बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन को उनको राइट्स दिए जाएं। जब इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ओके, अब ये क्रिटिसिज्म है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेकेंड, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। क्रिटिसिज्म पे बात कर लेते हैं, तो क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, उसमें क्या होता है कि डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, अब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इसकी हैं, पर कुछ क्रिटिसिज्म भी है कुछ लोगों का। लिबरल फेमिनिस्ट हैज फेस्ड several criticism। अब वो कौन सा है? One major criticism is that it tends to treat male experiences and values as a universal standard, एंड मेल की जो वैल्यूज हैं, ये जो क्रिटिसिज्म उस पे ये है कि टेंड्स टू ट्रीट मेल एक्सपीरियंसेस, जो मेल के एक्सपीरियंसेस हैं या वैल्यूज हैं, उनको क्या कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स उनको माना जा रहा है। ओके, आगे ये बोल रहे हैं कि critics argue that liberal feminists often encourage women to succeed
according to standards historically defined by the men rather than challenging those standards themselves. अब देखिए, इसमें इसका बेसिकली ये बोलना ये चाह रहे हैं कि ये जो लिबरल फेमिनिज्म जो है ना, वो अचीव करता है, अचीव हुआ है। उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंट जो है एक किस्म की सपोज़ करें इम्प्रूवमेंट जो आई है लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हुए हैं या दूसरे रिफॉर्म्स हो गए वो तो हासिल किए हैं। पर फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि लीगल इक्वालिटी अलोन जो है ना वो नहीं सॉल्व कर सकती हर फॉर्म ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन को। अगर आप इसमें देखें सफ़राज मूवमेंट की बात हुई, एजुकेशन की बात हुई, बट मोस्टली जो है वो बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे इन राइट्स पे बात करेंगे फिर भी रिज़ॉल्व नहीं होगा। वुमेन पे जो ऑपरेशन हो रहा है ना, आज भी मैं देख रही थी कि एक लड़की जो थी सोशल मीडिया मैंने ओपन किया तो वो अपनी 18 मंथ्स की बेटी को गोद में लेके रो रही थी कि उनके साथ जो है वो उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है बच्ची को। तो ये देखें ये हमारे मुआशरे में क्या-क्या हो रहा है। तो क्या इट इज़ ये एक मेंटालिटी है, ये जो है हमारे मुआशरे की जो हालत है, जो बच्चियों को छोटी शी वाज़ बेबी गर्ल तो उनको भी नहीं छोड़ते। तो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली लीगल राइट्स भी दे दें हम, और क्या आप ये कहते हैं कि वुमेन पे ऑपरेशंस बंद हो जाएँगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी। ओके। तो ये बोल रहे हैं कि गिव वुमेन द सेम अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ मेन एंड क्रिटिक्स जो है ना, वो ये बोलते हैं कि व्हाट इफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम इटसेल्फ वाज़ डिज़ाइन्ड अराउंड मेल एक्सपीरियंसेस। अगर एक सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जो सपोज़ करें बनाया ही मैन ने है, ओके, मेल ने बनाया है, मेल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे बनाया गया है, तो आप उसको जो है वो इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म करेंगे? जैसे वर्क प्लेस जो है ना वो डिफाइन करता है आइडियल एम्प्लॉइज़ को, समवन हू कैन वर्क एक्सट्रीमली लॉन्ग आवर्स विदाउट इंटरप्शन, दैट स्टैंडर्ड में डिसएडवांटेज वर्कर्स विद सिग्निफिकेंट केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, सो कुछ देखें ऑर्गेनाइज़ेशंस में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना लॉन्ग आवर्स तक काम कर सकते हैं। वो अगर उ उन्होंने इतना हाई बेंचमार्क सेट किया है कि उसको जो है वो दूसरे नहीं तोड़ पा रहे, तो देखें उन वो चीज़ें भी तो है ना, जो एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही हैं। ओके, सो ये जो हमारा एग्ज़िस्टिंग सिस्टम है ना बेसिकली ये मेल सेंटर्ड स्ट्रक्चर्स को फ़ॉलो करता है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें न्यूट्रल स्टैंडर्ड जो इक्वालिटी पे बेस करें वो प्रमोट करने चाहिए। ओके, अम, आगे देख लेते हैं कि क्रिटिक्स जो है ना वो आर्ग्यू ये करते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म focuses primarily on the legal and political equality while paying insufficient attention to broader structures of power such as patriarchy, class inequality. ओके, दूसरा ये जो क्रिटिसिज्म है ना लिबरल फेमिनिज्म का जो फोकस करता है प्राइमरीली किस पे, लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। ओके, तो ये बोलना ये चाह रहे हैं कि इन चीज़ों पे सिर्फ आप बेस तो कर रहे हो, पर क्या ये सफिशिएंट है? हुँ? व्हाइल पेइंग insufficient attention to the broader structures. आप भले इन चीज़ों पे फ़ोकस करें, पर फिर भी अगर आप ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स पे या एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे, ये जो पावर का है जैसे कि पैट्रियार्की है, क्लास इनइक्वालिटी है, ये फिर भी रहेंगी। ओके, ये फिर भी इनसफिशिएंट होगा। हमारी रेस में ये चीज़ है, हमारी जो है वो सेक्सुअलिटी, हमारा माइंडसेट ऐसा है। ओके, रेडिकल एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट आर्ग्यू ये करते हैं कि सिंपली ग्रांटिंग इक्वल राइट्स कैन नॉट एलिमिनेट डीपर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन एम्बेडेड विद इन द सोशल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में इतनी तो डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे भी दें, ओके, उनको जो है वो एक किस्म का स्टैंडर्ड आप सेट कर भी लें, फिर भी वो क्या रहेगा?
उनको क्या आप गारंटी करेंगे कि वो जो है ऑपरेशन खत्म हो जाएगा? नहीं, ये हमारी इंस्टीट्यूशंस में इतना तो गहरा हो गया है, इतना तो उनमें जो है वो आ गया है कि आप इसको खत्म नहीं कर सकते। सपोज करें लीडरशिप को डिफाइन किया जाए ओनली थ्रू एग्रेशन, कंपटीशन, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म, तो उससे क्या होगा? यही सारी चीजें होंगी। अब critic might ask whether the definition of leadership itself should be reconsidered rather than simply encouraging women to be brave, exactly like traditionally dominant women. अब देखें, अगर आप लीडरशिप की डेफिनेशन ये सेट कर रहे हैं ना कि वो जो है ना एग्रेशन हो, कंपटीशन हो, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म हो, तो या तो आपको जो है वो डेफिनेशन को फिर से रीडिफाइन करें, या तो फिर वुमेन को ये कहें कि आपके लिए जो है ना ये चीजें हैं, आपको इनको क्या करना चाहिए कि आप इनके अकॉर्डिंग बिहेव करो, जैसे ट्रेडिशनली होता आ रहा है कि वुमेन जो है वो सबऑर्डिनेट है और मेल जो है वो डोमिनेंट है। फर्दर मोर क्रिटिक्स जो है आर्ग्यू ये करते हैं लिबरल फेमिनिज्म ऑफन रिफ्लेक्ट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ मिडिल क्लास। ओके, लिबरल फेमिनिज्म जो है वो मिडिल क्लास की जो एक्सपीरियंसेस हैं, ऑपरेशन है वुमेन पे, उन पे बात करते हैं, इनमें ओवरलुक करते हैं रियलिटीज फेस्ड बाय वर्किंग क्लास women and women from marginalized communities। इनका मानना ये है कि ये सिर्फ उन औरतों के, मिडिल क्लास औरतों पे बात करते हैं, और जो एक्चुअल में वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, और जिस पे जुल्म हो रहा है एक दूसरे किस्म का, उन पे तो ये बात ही नहीं कर रहे। ओके, तो बेसिकली वुमेन जो है अगर लीगल इक्वालिटी हासिल कर ले पर स्टिल वो एक्सपीरियंस करे डिसएडवांटेजेस, जैसे पॉवर्टी हो गया, रेस, क्लास, रिलीजन, डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी, पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर्स। ओके, या wealthy professional women and poor working women may both legally have the right to work, but their actual opportunities can be very different, राइट? एक अगर वेल्दी औरत है और दूसरी वर्किंग वुमेन है तो उनके प्रॉब्लम्स भी अलग होंगे, उनको भले आप लीगल राइट दे भी दें। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिखेंगे, जैसे कि अ, हम ये कहें कि चेंजिंग द लॉ इज नेसेसरी बट इट मे नॉट बी सफिशेंट। इनका मानना ये है कि आप लॉ तो चेंज करें, वो तो ज़रूरी है, पर क्या ये सफिशेंट होगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन आप गारंटी करते हो कि वो खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, जैसे कि फैमिली हो गया, वर्क प्लेस हो गया, इकोनॉमी हो गई, कल्चरल नॉर्म्स हो गए, ये जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ये प्रोड्यूस करते रहेंगे इनइक्वालिटी को। ओके, भले आपके पास एक फॉर्मल किस्म का लीगल सिस्टम हो, पर फिर भी डिस्क्रिमिनेशन रिमूव नहीं हो सकती, इतनी ये इम्बीडेड हो चुकी है। ओके, सपोज करें एक कंपनी है, वो लीगली अलाउ करती है वुमेन को कि वो वर्क करे, बट इफ वुमेन आर सिस्टमेटिकली एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अनपेड डोमेस्टिक लेबर आफ्टर वर्क, देयर प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज में स्टिल बी अनइक्वल। अब इसका मतलब ये है कि चले हम औरत को जो है ना, एक इदारा है जो बोल रहा है आके आप काम करो, वो काम कर लेती है, फिर आप उसको जो है वो उसकी पेमेंट नहीं करते, क्या वो काम करना या वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलना उसके लिए फायदेमंद हुई? ऑब्वियसली नहीं हुई ना। तो इनका मानना बिल्कुल वैसा ही है, इनकी जो क्रिटिक है ना, क्रिटिसिज्म जो है ना, वो बिल्कुल यही बात कर रहा है कि वो इतने इम्बीडेड है ना कि नहीं खत्म हो सकते। जैसे मिडिल क्लास प्रोफेशनल वुमेन के प्रॉब्लम्स जो है वो डिफरेंट होंगे, जो पुअर एग्रीकल्चर वर्कर होगी या डोमेस्टिक वर्कर होगी, माइग्रेंट वुमेन होगी, मार्जिनलाइज्ड रेशियल एथनिक ग्रुप से होगी, तो ये सारी चीजें हैं। एक वेल्दी प्रोफेशनल वुमेन जो है उसके जो मेन इश्यूज होंगे ना, वो किसके लिए होंगे? प्रमोशन के होंगे, सीनियरिटी, सीनियर मैनेजमेंट के होंगे कि भाई उसको सीनियरिटी मिले। पर अगर कोई पुअर वुमेन होगी ना, वो उसको मोर इमीडिएट इश्यूज होंगे कि कैन आई अर्न इनफ मनी टू फीड माय फैमिली, तो ये इश्यूज होंगे। ओके, ये जैसे एक इंटरनेशनल राइटर हैं एंजेला डेविस, वो भी जो है वो अपने बुक में लिखती है कि जो है
ये हाउ रेस क्लास जेंडर एंड लेबर इंटरसेक्ट इन वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, राइट। सो बेसिकली ये जो है वो इनका मानना है। कंक्लूजन पे आ जाए तो कंक्लूजन आप लिख लेना कि इन कंक्लूजन लिबरल फेमिनिज्म जो है वन ऑफ द फाउंडेशनल ब्रांच है। ओके, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि ये पहली जो है वो थ्योरी थी, फाउंडेशनल ब्रांच है, इसलिए ये फेमिनिज्म फेमिनिस्ट थॉट की जो रूटेड है इन इनलाइटनमेंट आइडियाज के साथ। जब इनलाइटनमेंट का 18th एंड 19th सेंचुरी की बात हो रही है, जब लिबर्टी की बात हो रही थी, इक्वालिटी की बात हो रही थी, जस्टिस की बात हो रही थी, तो इट सीक्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन थ्रू लीगल रिफॉर्म्स। ये चाह रही थी कि लीगल रिफॉर्म से, एजुकेशन से, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से, इक्वल अपॉर्चुनिटीज से क्या किया जाए, वुमेन को राइट्स दिए जाएं। ओके, सो द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थे, जॉन स्टॉर्ट मिल थे, हैरियट टेलर मिल एंड बेटी फ्राइडन थी। लिबरल फेमिनिज्म, उन्होंने सारों ने, इन्होंने, ये सारे लिबरल फेमिनिस्ट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया था securing women's rights and expanding opportunities for women across the world. Although ये क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं for its limited analysis, class, race, patriarchy, and it remains one of the most influential approaches within the feminist theory. Okay, तो ये influential भी रही है अप्रोच फेमिनिस्ट थ्योरी में। वन लाइन में बताऊं, लिबरल फेमिनिज्म सीख करती है कि वो अचीव करे जेंडर इक्वालिटी को लीगल रिफॉर्म्स के जरिए, एजुकेशन के जरिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के जरिए, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के जरिए, ना कि रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज। तो ये थी आज की थ्योरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ये देखें, आज मुझे पूरा दिन लग गया इसको बनाते बनाते, और अगर आप जो है वो फिर भी लाइक नहीं करेंगे, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो फिर तो इंसान डीमोटिवेटेड हो जाता है। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, मेहनत करें, फोकस रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें प्लीज़। ओके, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, तरक्की दे, खुशियाँ दे। ओके, सुकून कल्ब दे। हमारे लिए भी दुआ किया करें। ओके, और सारी दिल की मुरादें आपकी पूरी करें। अल्लाहुम्मा आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर्स।